हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से यांगशु ने उस प्रिजनर आइलैंड यानी कि इंसोशिमा में 3 साल गुजार दिए होते हैं और अब सिर्फ यांगशु ही इस पूरे आइलैंड में अकेला बचता है और वहाँ पे सिर्फ अकेले सरवाइव करने की वजह से अब यांगशु इंसोशिमा का किंग बन चुका है। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें डेमन पैलेस को दिखाया जाता है जहां लॉर्ड जिया के सामने 2 कॉम्पिटिटर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। अब उनमें से एक यूशु नाम का बंदा होता है जिसने अपने ओपोनेंट को हरा दिया होता है और इस बात से उसे काफी घमंड था। वो अपने ओपोनेंट को हारने पर उसे नीचा दिखाते हुए उसे वेस्ट की तरह ट्रीट करता है और उससे कहता है कि आज के पोजीशन के तुम हकदार हो ही नहीं सकते और तुम्हें हराना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। अब आगे वहीं उसका ओपोनेंट जो कि काफी कमजोर लग रहा होता है बिना उसके इस जवाब दिए वहां से चला जाता है। अब आगे सभी लोग यहाँ पे यूशु के बारे में ही बातें करने लगते हैं कि इस डेमन पैलेस का नंबर 1 फाइटर तो यूशु ही बनने के लायक है और उसकी पावर्स इतनी है कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। अब आगे वही यूशु लॉर्ड जिया के पास जाता है और अपने जीतने के बदले में उससे पोजीशन की डिमांड कर रहा होता है। यहाँ वो उनसे कह रहा होता है कि अब तक उसने कई सारे फाइट्स जीते हैं, अभी तक लॉर्ड जिया ने उसके जीतने का वर्डिक्ट अनाउंस नहीं किया है और इस पूरे डेमन पैलेस में मेरे अलावा इस पोजीशन का और कोई हकदार भी नहीं है। जिस पे लॉर्ड जिया उसे कहता है कि अब इतनी भी क्या जल्दी है, जिस पे यूशु उसे कहता है कि मेरा भी टाइम कीमती है, आप मुझे हर बार की तरह इस बार भी नहीं टाल सकते और आज अगर आप मुझे नंबर 1 की पोजीशन नहीं देना चाहते तो इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा रीजन मुझे बताना होगा। अब इसकी इस हिम्मत को देख करके पूरी पैलेस में बातें चलने लगती है कि आखिर यूशु की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो लॉर्ड जिया से इस तरह से बातें कर सके, क्योंकि इस पूरे डेमन पैलेस में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लॉर्ड जिया के सामने अपनी आवाज ऊंची उठा सके। अब इस पे लॉर्ड जिया उससे कहता है कि मेरे पास तुमसे फाइट करवाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है और अगर वो अब तक अभी जिंदा होगा तो मुझे पूरा यकीन है जिस पोजीशन के लिए तुम मुझसे डिमांड कर रहे हो वो पोजीशन कभी तुम्हारी नहीं होगी। इस पे यूशु उससे कहता है कि इसका क्या मतलब है कि वो अगर जिंदा होगा, जो खुद मौत के मुंह में लटक रहा हो, वो अपनी जान भला क्या बचा पाएगा। तो ऐसा बंदा मुझसे कम्पीट करने के लिए कभी भी क्वालिफाइड नहीं हो सकता। कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है उस टाइगर बर्ड की और ये टाइगर बर्ड लॉर्ड जिया का ही है। इसके ऊपर यहाँ पे यांगशु सवार है और वो अपने 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके इंसोशिमा नाम के आइलैंड से अब बाहर आ चुका है। अब यांगशु जैसे ही वहाँ पे लैंड करता है वो यूशु उसका मजाक उड़ाने लगता है लॉर्ड जिया से ये कहते हुए कि लगता है कि आप जिस बंदे की बात कर रहे थे वो यही है, लेकिन इसके हुलिये को देख करके नहीं लगता कि ये मेरे सामने 1 मिनट के लिए भी टिक पाएगा और अगर आप नहीं चाहते हैं कि मुझे वो फर्स्ट पोजीशन की अवार्ड मिले तो आपने मुझे पहले ही साफ साफ बता दिया होता। मेरे सामने इस तरह का मजाक करने की क्या ही जरूरत थी। एक ऐसी चीज को मेरे सामने खड़ा कर दिया है जिससे इतनी बास आ रही है और मुझे इसे फाइट करना ही होगा। तो मैं पहले ही बता दूं कि मैं इस गंदी बू वाले बंदे से फाइट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिसपे लॉर्ड जिया की सर्वेंट उससे कहती है कि क्यों ना वो यांगशु को फ्रेशन अप होने का मौका दे, जिसपे वो यूशु उस मेड की कही हुई बात पे चिढ़ जाता है और यहाँ वो कहने लगता है कि अगर मुझे इससे फाइट ही करनी है तो मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है और मैं इसके ग्रूमिंग होने का इंतजार नहीं कर सकता। जिसमें यांगशु उससे कहता है कि जब ऐसी ही बात है तो चलो फाइट को शुरू करते हैं। जिसपे यूशु उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, क्या तुम्हें यहाँ आने से पहले इसके रूल्स के बारे में नहीं पता है। जिसपे यांगशु उसे एक बड़ा अच्छा जवाब देता है कि रूल्स के बारे में सिर्फ वही बात करते हैं जिन्हें फाइट करने से डर लगता हो और मैं तो यहाँ सिर्फ फाइट करने आया हूँ और फाइट करना ही जानता हूँ। अब ये सुनते हुए वो जो यूशु होता है वो मैदान में उतर जाता है और अपने अंदर के ब्लू स्पिरिट डेमन को अवेकन करता है और उसका ये जो ब्लू डेमन है उसका एक हाई लेवल का सोल पेट है। आगे लॉर्ड जिया ये कहते हुए उस फाइट को स्टार्ट करता है कि ये कोई लाइफ एंड डेथ की बैटल नहीं है और यहाँ अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कोई कैसे भी फाइट कर सकता है और उसमें किसी तरह के प्रॉपर रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कोई किसी को कैसे भी हर्ट कर सकता है। अब आगे फाइट शुरू होती है और दूसरी तरफ यांगशु ने भी अपने सोल पेट नीर को अवेकन कर लिया होता है। अब उसके सोल पेट को देख करके वो यूशु उससे कहने लगता है कि ये तो सिर्फ एक मामूली सा या तो 5 लेवल का होगा, ये एक 9th लेवल का आई सेल्फ है, तो क्या तुम मात्र इसके बलबूते पर मेरे ब्लू डेमन से फाइट करोगे। अब आगे वो जो यूशु होता है वो अपने ब्लू डेमन को ये ऑर्डर देता है कि मात्र 3 मिनट का मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, मेरे सामने ये जो गार्बेज यानी कि कचरा है इसे फिक्स कर दो।
अब आगे वो जो ब्लू डेमन होता है वो काफी आक्रामक तरीके से यहाँ नीर पे अटैक करता है, लेकिन नीर ने भी आइस की वॉल जनरेट कर ली होती है और वो उस ब्लू डेमन के अटैक को डॉज कर लेता है। अब यहाँ नीर को देख करके लॉर्ड जिया की मेड समझ जाती है कि ये जो आइस स्काई एल्फ है वो एक्सट्रीमली क्वालिफाइड है और इसके अंदर जो स्किल्स है इसका कम आंकना उस ब्लू डेमन के लिए काफी भारी पड़ेगा। अब ये सुनते ही यूशु लॉर्ड जिया से कहता है कि जब ऐसे ही बात है तो मैं लॉर्ड जिया को आज ये प्रूफ करके दिखा दूंगा कि वो फर्स्ट नंबर की पोजीशन के लिए जिस यांगशु को चूज करना चाहते हैं ये इनकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि उस पोजीशन का हकदार सिर्फ मैं ही हूँ। अब आगे वो जो ब्लू डेमन होता है वापस से नीर पे अटैक करता है, जिसे नीर आसानी से डॉज कर लेता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो सोल मास्टर होते हैं वो आपस में नहीं बल्कि उनके सोल पेट से फाइट करते हैं और उनको सिर्फ ऑर्डर देने का हक उसके सोल मास्टर का होता है। इसलिए जो यांगशु होता है वो नीर को ये ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द इस ब्लू डेमन पे काउंटर अटैक करे, जिसमें नीर अपनी आइस पावर को जनरेट करते हुए वहाँ पे एक बवंडर क्रिएट करता है। इधर वो यूशु भी अपने ब्लू डेमन को ये ऑर्डर देता है कि वो उससे आइस एल्फ के पास जाके यानी कि नीर के पास जा करके सामने से फाइट करे, लेकिन उस ब्लू डेमन को नीर के पास जाने में काफी कठिनाई महसूस हो रही होती है, वो उस बवंडर का सामना नहीं कर पाता। इधर नीर जो होता है वो इस बात का फायदा उठा करके उस पे अपने आइस विंड से अटैक करता है, लेकिन वो जो ब्लू डेमन होता है वापस से नीर पे काउंटर अटैक करता है और वो जो डेमन होता है वो नीर के अराउंड एक ब्लू फायर जनरेट करके उसे कैद कर देता है, जिसपे यांगशु के ऑर्डर मिलते ही यहाँ नीर अपने स्किल का यूज करता है और फिर स्काई से निकलते हुए नुकीली आइस जो होती है वो उस ब्लू डेमन पे अटैक करती है, जिसपे वो यूशु उससे कह रहा होता है कि अपनी इस तुच्छ सी स्किल का यूज करते हुए तुम ये सोच रहे हो कि मेरे इस ब्लू डेमन को हरा दोगे, तो अभी मैं तुम्हारी गलतफहमी को दूर कर देता हूँ। आगे वाकई में नीर की इस स्किल का उस ब्लू डेमन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, जिसपे नीर अब अपनी इसी स्किल को एडवांस कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि जमीन में से एक बड़ा सा आइस क्रिस्टल बाहर आता है, जो उस ब्लू डेमन के सामने पहाड़ की माफिक आंखें जम जाता है। अब यहाँ वो ब्लू डेमन इस तरह की कई सारी क्रिस्टल से घिर जाता है। अब यहाँ एक नहीं बल्कि उस जैसे 3 आइस क्रिस्टल्स होते हैं, जिनमें से एक को वो ब्लू डेमन तोड़ डालता है, लेकिन फिर भी वो नीर द्वारा बनाए गए उस आइस मिरर के बवंडर से बाहर नहीं निकल पाता। अब आगे नीर ने तो उसे अपने जाल में फंसा लिया होता है और अब उसके अटैक करने की बारी आती है, जिसपे यूशु अपने ब्लू डेमन को ये ऑर्डर दे रहा होता है कि जल्द से जल्द उसके ट्रैप से बाहर निकलो, लेकिन इससे पहले कि वो ब्लू डेमन उस ट्रैप से निकल पाता नीर उस पे हमला कर देता है, जिससे वो ब्लू डेमन घायल हो जाता है और वापस से अपने सोल मास्टर की बॉडी में आ जाता है। अब यहाँ यांगशु उससे कह रहा होता है कि मेरे इस सोल पेट के स्किल्स और उसके इस फाइटिंग अवेयरनेस ने तुम्हारे सोल पेट को तो परखच्चे उड़ा दिए हैं, जिससे ये साबित होता है कि तुम एक अच्छे सोल डिसाइपल नहीं हो। दूसरी तरफ हम उस यूशु को देखते हैं जो कि गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है और बस एक ही चीज बड़बड़ा रहा होता है कि मैं यूशु कभी भी हार नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ वो अपनी हार स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था, इसीलिए वो यांगशु को ये कहते हुए अपनी पावर्स को जनरेट करने लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिटीज ही नहीं है कि तुम मुझे हरा सको। अब आगे हम उस यूशु का रियल सोल पेट को देखते हैं, जो कि एक बड़ा सा जायंट स्नेक है। अब इस स्नेक का मुकाबला करने के लिए यांगशु भी अपने सोल पेट यानी कि मॉक्सी को सम्मन करता है और यहाँ मॉक्सी अपेयर होती ही बस अपनी एक ही फायर फ्लेम का यूज करता है और उस बड़े से जायंट स्नेक को हम जल भुन करके राख होता देखते हैं। दूसरी तरफ इस आग से बचने के लिए यूशु ने अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर लिया होता है, जिससे वो बच तो जाता है लेकिन उसे यांगशु की पावर्स का अंदाजा हो जाता है। यहाँ पे वो अभी भी अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए कहता है कि इस कंपटीशन में बस एक ही सोल पेट को यूज करने की लिमिटेशन है और इस चीज को बदला नहीं जा सकता और यूशु ने इसे रिप्लेस करते हुए अपने दूसरे सोल पेट को समन किया था। इसीलिए अब लॉर्ड जिया यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि यूशु इस कंपटीशन में बुरी तरीके से हार चुका है। अब यांगशु की जीत का सुन करके सभी लोगों में ये बातें चलने लगती है कि आखिर ये नया बंदा कौन है जो इतनी जल्दी जीत गया, और इसके पास तो एक कमाल का 6 टेल वाला डेमन फॉक्स भी है, जो कि एक रेयर काइंड ऑफ सोल पेट है। आगे यांगशु उस यूशु से कह रहा होता है कि तुम और तुम्हारे सोल पेट 10 बार से भी ज्यादा मुझसे हार चुके हैं, फिर भी तुम्हारे अंदर का घमंड और एरोगेंट जाता ही नहीं है। अब इसका जवाब देने की तो उस यूशु के अंदर हिम्मत ही नहीं होती और वहाँ वो अपना सिर गाड़े हुए वापस उस बैटलफील्ड से चला जाता है। अब वो तो एकदम एक नंबर का क्राई बेबी निकलता है, जो ये सारी बात जा करके अपने फादर को बता देता है। उसके फादर ब्लू डेमन ऑर्गेनाइजेशन के एक एल्डर हैं। उनका इस डेमन पैलेस में काफी बड़ा मकाम है। वो अपनी बेटी की हार को इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाते और इसका बदला लेने के लिए
और अपने बेटे की इस हार का बदला लेने के लिए उन्होंने पहले ही अरेंजमेंट कर दिया होता है। वो अपने एक पावरफुल बंदे त्यानजी को बुलाता है। त्यानजी उनका पालतू कुत्ता है जो उसके आते ही जहाँ वो एल्डर उसे ये ऑर्डर दे रहे होते हैं कि तुम्हें इस बंदे को किसी भी हाल में सप्रेस करना है, लेकिन ये याद रखना कि अगर तुमने उसे मार डाला तो तुम्हें हम मुंह मांगा इनाम देंगे। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें वापस से बैटलफील्ड को दिखाया जाता है, जहाँ अभी भी यांगशु के बारे में ही चर्चा चल रही होती है। वहाँ खड़े जो बंदे होते हैं वो लॉर्ड जियाओ से पूछ रहे होते हैं कि ये नया लड़का कौन है। इस पे लॉर्ड जियाओ से बताते हैं कि ये इंसोशिमा का नया राजा है। अब ये सुनते ही सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि ये लड़का मात्र 20 साल का है और इतने कम उम्र में इसने इंसोशिमा का राजे का टाइटल हासिल कर लिया है, जो कि लॉर्ड जियाओ ने ही कभी अपने एज में ये रिकॉर्ड बनाया था। इस रिकॉर्ड को तोड़ने वाला सिर्फ यांगशु ही है। आगे यांगशु जो होता है वो लॉर्ड जियाओ से पूछ रहा होता है कि आपने 3 साल पहले जो मुझसे कहा था कि अगर मैं वो उस इंसोशिमा नामक आइलैंड में 3 साल तक सरवाइव कर जाता हूँ और अकेला वहाँ पे बचता हूँ तो फिर मैं कोई गुलाम नहीं रहूंगा और मुझे हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। और अब मैंने आपकी इस शर्त को पूरा कर लिया है, इसलिए अब मुझे अपनी फैमिली के पास वापस जाने देना चाहिए। जिस पे लॉर्ड जियाओ से कहता है कि अब इतनी भी जल्दी क्या है। तभी त्यानजी वहाँ पे एंट्री लेता है और ये त्यानजी कोई आम बंदा नहीं बल्कि उसी ब्लू डेमन पैलेस का मास्टर है। अब वो यहाँ पे आते ही लॉर्ड जियाओ से कहता है कि उसे परमिशन चाहिए कि वो इस यांगशु से 2-2 हाथ कर सके, क्योंकि इस यांगशु की तारीफें पूरे डेमन पैलेस में गूंज रही हैं, इसीलिए वो उससे कम्पीट करना चाहता है। और अगर यहाँ पे फर्स्ट प्लेस की पोजीशन के लिए कंपटीशन हो रहा है तो नेचुरली जो यहाँ यांगशु से कम्पीट करने के लायक है यांगशु को उन सभी को हराना होगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसे फाइट के लिए चैलेंज करने आया हूँ। जिसपे लॉर्ड जिया नो प्रॉब्लम कहते हुए मान जाता है। अब आगे वो त्यानजी यांगशु से कहता है कि मुझे खास तरह की ट्रेनिंग दी गई है किसी को मारने की, और अगर इस फाइट में मैं तुम्हें मार डालूं तो इसके लिए बुरा मत मानना। अब उसके इतना कहते ही ये पार्ट यही फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे इसके नेक्स्ट अमेजिंग पार्ट पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।